आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से स्टारबम को बड़ी उम्मीदें। पीएम मोदी संग मुलाकात से पहले एफटीए को बताया बड़ी जीत। बांग्लादेश विमान हादसा झुलसे लोगों के इलाज के लिए भारत से भेजी गई एक मेडिकल टीम। रूस यूक्रेन के बीच 7 हफ्तों में पहली बार हुई शांति वार्ता। बच्चों का जन्म मुश्किल, पूरी पीढ़ी का अस्तित्व खतरे में। गाजा में भयावह हुई भूखमरी। रूसी Su-57 फाइटर जेट ने अमेरिकी F-22 को दिन में दिखाए तारे। भारतीयों के लिए फिलीपींस में वीजा फ्री, इतने दिन रह सकते हैं बिना वीजा के। चीन ने तोड़ डाला अमेरिकी नौसेना का वर्चस्व। एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात किया J-35 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान। थाईलैंड और कंबोडिया के सैनिकों के बीच गोलीबारी जारी। अब लगता है समय आ गया है कि एक्टिंग को अलविदा कह देंगे पवन कल्याण। और ऋषभ पंत को लगी चोट पर बीसीसीआई ने दिया ये अपडेट। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाला ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता ब्रिटेन के लिए रोजगार और आर्थिक विकास के लिहाज से एक बड़ी जीत है। इस समझौते से कपड़े, जूते और खाद्य उत्पाद सस्ते हो जाएंगे और इन पर लगने वाले टैक्स में कटौती की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने सरकारी निवास चेकर्स में होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से पहले जारी एक बयान में स्टारमर ने कहा कि करीब 6 बिलियन पाउंड के निवेश और व्यापारिक सौदों में सहमति बनी है। इसमें भारतीय कंपनियों का ब्रिटेन में विस्तार और ब्रिटिश कंपनियों का भारत में नए मौके हासिल करना शामिल है। भारत ने बांग्लादेश में हुए विमान हादसे में झुलसे हुए लोगों के इलाज के लिए एक मेडिकल टीम भेजी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के मुताबिक इस मेडिकल टीम में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल से 2 विशेषज्ञ और एक नर्सिंग सहायक शामिल है। रणधीर जायसवाल ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 23 जुलाई की शाम नई दिल्ली स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल से 2 भारतीय विशेषज्ञ और एक नर्सिंग सहायक की टीम 21 जुलाई को ढाका में हुए विमान दुर्घटना के पीड़ितों के इलाज में मदद के लिए ढाका पहुंची। उन्होंने लिखा, विमान हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश को हर संभव सहायता और समर्थन देने के आश्वासन के तहत मेडिकल टीम वहां भेजी गई है। रूस और यूक्रेन के वार्ताकारों ने बुधवार को इस्तांबुल में 7 हफ्तों में पहली बार शांति वार्ता की। यह वार्ता ऐसे समय में हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मॉस्को पर दबाव बना रखा है वह जल्द कोई समझौता करे, नहीं तो कड़े नए प्रतिबंधों का सामना करे। यूक्रेन चाहता है कि यह बैठक दोनों देशों के राष्ट्रपतियों व्लादिमीर जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन के बीच एक शिखर वार्ता का रास्ता खोले, जिसे किसी ठोस समाधान की और कुंजी माना जा रहा है। हालांकि क्रेमलिन को इस्तांबुल में किसी बड़ी सफलता की संभावना को लेकर उम्मीद बेहद कम है। इससे पहले 16 मई और 2 जून को हुई बैठकों के दौरान हजारों युद्धबंदियों और मृत सैनिकों के शवों का आदान प्रदान हुआ था। हालांकि ये बैठकें कुल मिलाकर 3 घंटे से भी कम समय की थी और युद्ध समाप्त करने को लेकर कोई ठोस प्रगति नहीं हो पाई थी। ट्रंप ने फरवरी में व्हाइट हाउस में जेलेंस्की से हुई सार्वजनिक बहस के बाद अब संबंधों को सुधार लिया है और हाल के हफ्तों में पुतिन को लेकर उसकी झुंझलाहट बढ़ गई है। इजरायली हमलों और नाकाबंदी का सामना कर रहे गाजा में हालात बेहद खराब हो गए हैं। 100 से ज्यादा सहायता संगठनों और मानवाधिकार समूहों ने कहा कि गाजा में बड़े पैमाने पर भूखमरी फैल रही है। इन समूहों ने बुधवार को जारी अपने बयान में कहा कि गाजा में राहत के लिए तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो नतीजे बेहद खराब हो सकते हैं। मानवाधिकार गुटों ने गाजा में पूरी पीढ़ी के भविष्य पर संकट होने की बात कही है। मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स
यूनिसेफ, सेव द चिल्ड्रन और ऑक्सफैम जैसे संगठन संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने वालों में शामिल है। बयान में कहा गया है कि सिर्फ फिलिस्तीनी ही नहीं, गाजा में उनके सहयोगी और कर्मचारी भी खाने की कमी का सामना कर रहे हैं। यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 24 घंटों में कुपोषण से 10 और फिलिस्तीनियों की मौत की जानकारी दी है। दूसरी ओर गाजा में आपूर्ति को नियंत्रण करने वाले इजराइल ने संगठनों की चेतावनी को खारिज करते हुए उन पर हमास के समर्थन पर आरोप लगाया। रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान Su-57 को पश्चिमी देशों के एक्सपर्ट कबाड़ बता रहे हैं। कई एक्सपर्ट उनकी तुलना अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 से करते रहे हैं। हालांकि यह तुलना बनती नहीं है क्योंकि दोनों लड़ाकू विमानों को अलग अलग मकसदों के लिए एक साथ डिजाइन किया गया है। F-35 को अमेरिका ने हमला करने वाला लड़ाकू विमान बनाया, जबकि Su-57 को डिफेंस के लिए डिजाइन किया गया। लेकिन Su-57 ने हाल ही में अमेरिका के एक और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-22 को पछाड़ दिया। अमेरिका का F-22 रैप्टर और रूस का Su-57 फैलॉन दोनों 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं। F-22 को अमेरिका ने नेटवर्क सेंटरिंग वॉरफेयर और स्टील्थ आधारित प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए डिजाइन किया हुआ है, जबकि Su-57 को रूस ने बड़े पैमाने पर बम गिराने, दुश्मनों के हमले को रोकने, ज्यादा मात्रा में हथियार लेकर उड़ान भरने और स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया हुआ है। इंटरनेशनल ट्रिप पर जाने के लिए पासपोर्ट के साथ साथ वीजा भी लेना बेहद जरूरी है, लेकिन कुछ यात्रा ऐसी होती है जिसके लिए वीजा मिलना जमीन खोदने जितना मुश्किल होता है। लोगों को लंबे वक्त तक इंतजार करना होता है। कई देशों ने भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री की सुविधा दी है, जिससे घूमने के शौकीन लोग आराम से यहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप विदेश ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपकी यात्रा आसान हो सकती है। बस इन देशों में लाए गए वीजा बदलावों को एक बार पढ़ ले। अब आप फिलीपींस में भी वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ये सफर केवल 14 दिन के लिए ही रहेगा। 14 दिन तक आप किसी भी एयरपोर्ट, बंदरगाहों या यहाँ तक कि क्रूज टर्मिनलों से लेकर भी सफर कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि इस समय सीमा को आप बढ़ा नहीं सकते, ना ही इसमें बदलाव कर सकते हैं। अगर बजट में घूमने का मन बना रहे हैं तो आपको वीजा फ्री देश में ट्रिप प्लान करना चाहिए। चीन ने अमेरिकन नेवी के वर्चस्व को तोड़ दिया है। सालों से अमेरिका दुनिया का इकलौता देश था जिसके पास 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान F-35 मौजूद था, लेकिन अब चीन दुनिया की दूसरी ऐसी शक्ति बन गया है जिसके एयरक्राफ्ट कैरियर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से लैस होंगे। चीन ने अब पहली बार नेवल स्टील्थ फाइटर J-35 की तैनाती के साथ अमेरिका के F-35 को सीधी चुनौती दे दी है। चीन का ये कदम चीन की सेना के विशालकाय ताकत और मार करने की क्षमता का प्रदर्शन है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी यानी PLAN प्लान को 2 J-35 स्टील्थ फाइटर सौंप दिए गए हैं। इन दोनों लड़ाकू विमानों को खास तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर पर ही तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। चीन के एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि J-35 अमेरिका के 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35C लाइटनिंग 2 के समान ही क्षमताओं से लैस है। हालांकि चीनी एक्सपर्ट्स के दावे पूरी तरह से सही नहीं है। आपको बता दें कि J-35 स्टील्थ फाइटर जेट के 2 वेरिएंट है, टेल नंबर 0011 और 0012। इन दोनों की तस्वीर सोशल मीडिया वाइबो पर काफी वायरल हो रही है। तस्वीरों में ये लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं और J-15B जैसा मौजूदा चीनी फाइटर जेट के साथ दिखाई दे रहे हैं। उसकी पूंछ पर शार्क माउथ जैसी पेंटिंग है जो दर्शाता है कि ये चीन की नौसेना के सक्रिय बेड़े में से इन्हें शामिल किया जा चुका है। थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर झड़पें होने की खबर है, जहां सुबह से ही सैनिकों के बीच गोलीबारी हो रही है। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर गोलीबारी चलाने का आरोप लगाया है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले सीमा पर लैंडमाइन विस्फोट में एक थाई सैनिक के घायल होने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद थाईलैंड ने कंबोडिया से अपने राजदूत को वापस बुला लिया था। थाई सेना का कहना है कि उनके कम से कम 2 सैनिक और 3 नागरिक घायल हुए।
साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण एक एक्टर होने के साथ साथ राजनेता भी है। वह आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में अब क्या राजनीति के लिए वो एक्टिंग छोड़ देंगे? इस बात पर खुलासा खुद मेगा स्टार ने किया है। उन्होंने अपना फ्यूचर प्लान भी बताया है। साउथ के सुपरस्टार और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने हाल ही में बताया कि वो अब पूरी तरह फिल्मों से संन्यास लेने का मन बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब वो एक्टिंग से दूरी बना लेंगे और सिर्फ राजनीति पर ध्यान देंगे। हालांकि वो बतौर प्रोड्यूसर फिल्मों से जुड़े रहेंगे। एक इंटरव्यू में पवन कल्याण ने अपनी बात रखते हुए कहा कि मैं अब रिटायर हो जाऊंगा। मैं सच में रिटायर होना चाहता हूं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने साल फिल्मों में रहूंगा। 2006 से 2007 में ही मन बना लिया था फिल्मों को छोड़ दूंगा। उस वक्त सोचा था कि 5 फिल्में डायरेक्ट करूंगा और फिर अलविदा कह दूंगा, लेकिन 2003 में उनकी डेब्यू डायरेक्शन फिल्म जॉनी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, जिससे उनके सारे प्लान छटक गए। अगर जॉनी चल जाती तो मैं 4 फिल्में और बनाता और फिर राजनीति में चला जाता, लेकिन परेशानी ये थी कि मैंने फिल्मों के अलावा कोई दूसरी कमाई का जरिया नहीं बनाया था। इसी वजह से फिल्मों में काम करता रहा। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को टेस्ट मुकाबले के दौरान लगी चोट को लेकर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी बीसीसीआई ने अपडेट दिया है। भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। पंत चौथे टेस्ट के पहले दिन बुधवार को इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स की गेंद में रिवर्स स्वीप शॉट लगाने के प्रयास में चोटिल हो गए थे। उनको ये चोट दाहिने पैर में लगी थी। इसके बाद उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। जब पंत को चोट लगी तब उस समय वह 48 गेंदों पर 37 रन बनाकर खेल रहे थे। बीसीसीआई ने दिन का खेल खत्म होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैनचेस्टर टेस्ट के पहले दिन बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत के दाहिने पैर में चोट लग गई। बयान में आगे कहा गया कि उन्हें स्टेडियम से स्कैन के लिए ले जाया गया। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी हालत पर नजर रखी हुई है।